नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यादेवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं हम सभी और आज का अध्ययन करते हैं। ये क्लास कक्षा 11वीं ड्राइंग एंड पेंटिंग का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है चित्रकला भारतीय कला भाग फर्स्ट, जो कि हमारा 11वीं कक्षा में लगता है। कक्षा 11 का हम अध्ययन करेंगे। ये जो स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं, बनी ठनी का चित्र कहते हैं इसे। ये किशनगढ़ का राजा संसार चंद को चित्रकारों ने श्री कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। ये बनी ठनी है जिनको चित्रकारों ने राधा के स्वरूप में चित्रित किया। इस चित्र को ये बनी ठनी है, ये राजा सावंत सिंह है, सिर्फ इसको बनी ठनी कहते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही बढ़िया भारतीय चित्रकला कक्षा 11। तो आप इस चित्र को तो देख ही चुके हैं। चलिए आगे अध्ययन करते हैं हम प्रथम अध्याय से। इसमें क्या मिलता है हमें? भारतीय कला भाग फर्स्ट कक्षा 11 की चित्रकला विषय। देखिए इकाई प्रथम, कला, कला तत्व, सिद्धांत, माध्यम, तकनीकी, कला, शिक्षा और समाज, इन सभी टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। प्रथम इकाई में कौन कौन से टॉपिक है? तो ये प्रथम हमारा अध्याय रहेगा कला और कला के विभिन्न स्वरूप। कला क्या है और कला के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से, किन किन रूपों में कला हमारे सामने आई है, कौन कौन से स्वरूप बदलें। क्योंकि इस संसार में ना ही तो पहले मानव का जन्म हुआ और ना ही कला का, दोनों का साथ साथ जन्म हुआ है इस सृष्टि में। इसीलिए हम कला का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल से करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का आदि मानव जो था वो भी अनेकों कलाएँ करता था, और जैसे जैसे कला का वास उसमें हुआ वैसे वैसे वो मानव आज आधुनिक मानव के रूप में परिवर्तित हो गया। तो कला के बहुत सारे स्वरूप हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए इकाई फर्स्ट, कला, कला तत्व, सिद्धांत, माध्यम, तकनीकी, कला, शिक्षा और समाज। कला क्या है, इस शब्द पर हमें गौर करना। कला है क्या? कला किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। तो देखिए कला और कला के विभिन्न स्वरूप। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है, बड़ा कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी देखने में। दिख रहा है? ये है कला का अर्थ और परिभाषा। तो विद्यार्थियों, कला, अर्थ है, परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। कला है क्या, कला का अर्थ क्या है और परिभाषा। कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति है। हमारी संस्कृति में कला से सुंदर कुछ नहीं है। कलाविहीन मनुष्य मृत्यु के समान होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक अनेकों प्रकार की कलाएं करते हैं। हमारी संस्कृति में या सृष्टि में अगर कोई सबसे सुंदर है तो वो कला है। तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। आपको पूछ ले कि कला क्या है? कला संस्कृति की सुंदरता में अनुभूति है। जो संस्कृति, जो
संस्कृति जितनी उदार होती है उसकी कला में उतना ही सूक्ष्म सौंदर्य सहज साकार होता है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, बड़ी उदार है। अनेकों विद्वान यहाँ पर आए हैं, यहाँ के ग्रंथों को इकट्ठा किया है, भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन किया है और उन ग्रंथों को इकट्ठा करके विदेशों में लेकर गए और बहुत सारे इतिहास की रचना हुई है। तो जो संस्कृति जितनी उदार होती है, यानी जितनी प्रिय, उदार या कुछ प्रदान करने वाली हो, उसमें सूक्ष्म सौंदर्य साकार होता है, सुंदरता उसमें हमें दिखाई देती है। उदारता की दृष्टि से प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ है। उदारता जानते हैं ना आप, उदारता या उदारता की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय संस्कृति, आधुनिक संस्कृति नहीं विद्यार्थियों, हम वर्तमान में आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अगर हमें कुछ सिखाती है तो विश्व में अगर कोई श्रेष्ठ है तो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति। आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं हम, देख लीजिएगा, हमें प्राचीन संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति बड़ी ही उदार है। अनादिकाल से कला के प्रति मानव के हृदय में स्वाभाविक आकर्षण रहा है। अनादिकाल से, अनादिकाल से वो जो आदि मानव था उसके हृदय में भी कला के प्रति क्या था, प्रेम था, है ना। कला मानव आत्मा के बाह्य और आंतरिक संसार के प्रभाव की प्रतिक्रिया है। बहुत ही अच्छी बात है। कला मानव आत्मा के बाह्य और आंतरिक, कला हमें सिखाती है। हमारा बाह्य सौंदर्य हो या आंतरिक, वो हमें उससे परिचय करवाती है। इसलिए वह आत्मा की अभिव्यक्ति है। अंडरलाइन करना, कला क्या है? कला आत्मा की अभिव्यक्ति है विद्यार्थियों। क्या है? आत्मा की अभिव्यक्ति है। बहुत ही अच्छी बात है। कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति भी बताई है। देखिएगा, कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति है। कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों ही डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कला क्या है। कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति है, वह आत्मा की अभिव्यक्ति है। दोनों लाइनों को अंडरलाइन कर लेना। कला की अभिव्यक्ति में सामान्यतः 3 तत्व कार्य करते हैं। अभिव्यक्ति यानी हम अपनी कला को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इस व्यक्त करने के तरीके में 3 प्रकार के तत्व कार्य करते हैं। वो तत्व कौन कौन से देखिए। वो तत्व नंबर 1, मानव सौंदर्य के प्रति मानव का स्वाभाविक आकर्षण और सौंदर्य को स्वतः उत्पन्न करने की भावना। किसके लिए? अभिव्यक्ति जो हम व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी कला है, उसके लिए 3 तत्व है। एक तो मानव का सौंदर्य के प्रति आकर्षण और सौंदर्य को स्वतः उत्पन्न करने की हमारी जो भावना है। हम हर जगह सुंदर दिखना चाहते हैं और हर सुंदर वस्तु की तरफ हम आकर्षित होते हैं। ये जो भावना है वह क्या है? कला का तत्व है। दूसरा, संसार की वस्तुओं, दृश्यों, आकृतियों का अनुकरण और उनकी यथार्थ प्रतिकृति करने की भावना। देखिए,
एक उदाहरण देता हूँ मैं कि जैसे आजकल फिल्मी दुनिया में हीरो हीरोइन को काफ़ी विद्यार्थी अपना रोल मॉडल मानते हैं, छात्राएं भी छात्र भी। हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें ये बात कि संसार की वस्तु और संसार में जो वस्तु है, सुंदर वस्तु है, सुंदर दृश्य है, आकृतियों का अनुकरण और उनकी यथार्थ प्रतिकृति करने की भावना, यानी उसे अपने आप में धारण करने की जो हमारे अंदर भावना है, वो भी कला का क्या है, एक मूल तत्व है। तीसरा क्या कहता है, कलाकार के द्वारा अनुभूत भावनाओं को मूर्त रूप में अंकित करके दूसरों के लिए व्यक्त करने की प्रवृत्ति। बहुत ही अच्छी बात है। कलाकार के द्वारा एक कलाकार अनुभूत भावनाओं, अपने जो आंतरिक भावनाओं को मूर्त रूप में अंकित करके, मूर्त कला के दो स्वरूप होते हैं, मूर्त और अमूर्त। कौन कौन से? मूर्त और अमूर्त। मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है? अमूर्त वो है जैसे कि जब तक हम ऐसा सोचते हैं कि मैं एक पनियारी का निर्माण करूं, मैं एक पनियारी बनाऊं, जब तक हमारे मन में वो कल्पना है कि मैं बनाऊं, हम बना नहीं देते, तब तक वो क्या है, अमूर्त है। और उसी को हम बना देते हैं, तब उसका कौन सा रूप आता है, मूर्त रूप आता है। तो यही मूर्त और अमूर्त है। तो कलाकार के द्वारा अनुभूत भावनाओं को मूर्त रूप में अंकित करके दूसरों के लिए व्यक्त करने की प्रवृत्ति। एक कलाकार अपने मन में सुंदर एक मूर्ति का निर्माण करता है कल्पना के द्वारा, और उसे मूर्त रूप प्रदान कर देता है, तो वो दूसरों के लिए क्या हो जाती है, व्यक्त करने की प्रवृत्ति जो है, वो भी कला के क्या है, तीन तत्व है। तो सौंदर्य के प्रति आकर्षण होना मानव का, संसार में जो सुंदर वस्तु है उसके जैसा करना, या अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करना ही क्या है, कला है। आगे देखिए, प्रथम प्रकार की कला में सुंदर आकृति ही सब कुछ है। वेरी मोस्ट बात, प्रथम प्रकार की कला में सब कुछ क्या है, सुंदर आकृति। प्रथम दृष्टा, देखिए हम किसी मानव को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम उस वस्तु का सौंदर्य ही देखते हैं, कितनी सुंदर है वो, आकर्षण कितना है उसमें, है ना। चाहे अंदर से, यानी बाज़ार से कोई भी मोबाइल ही मान लीजिए खरीदते हैं हम, तो ऊपर से देखते हैं वो कैसा दिख रहा है ना। तो वो जो आकृति है उसकी, वही प्रथम दृष्टया क्या लगता है हमें, सब कुछ लगती है। अतः इस प्रकार की कला अधिकांश में आकृति मूलक होती है, यानी प्रथम प्रकार की कला में सुंदर जो आकृति है, तो प्रथम प्रकार की कला को हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, आकृति मूलक का है, क्योंकि हमने उसकी आकृति को देखा है। दूसरे प्रकार की कला में पहले से उपस्थित किसी वस्तु की अनुभूति प्रस्तुत की जाती है, और दूसरे प्रकार की कला में क्या कर रहा है, पहले से उपस्थित क्या, उसका आकर्षण, किसी वस्तु की अनुभूति प्रस्तुत की जाती है, यानी दूसरी वस्तु को महसूस किया जाता है, जो कि जिसे क्या कहते हैं, वो प्रकृति मूलक होती है, जो कि प्रकृति के द्वारा हमें काफ़ी ऐसी वस्तुएं प्रकृति प्रदान करती है जो कि बड़ी सुंदर होती है, जिसे जैसा कोई कलाकार बना ही नहीं सकता। और तीसरे प्रकार की कला पूर्णतः अभिव्यंजनात्मक है। वेरी गुड, 3 प्रकार बताए गए ये कला के। तीसरे प्रकार की कला क्या है, अभिव्यंजनात्मक है। इसमें आकृति का आकार, रंग, रूप आदि सब गुण होते हैं। देखना, ध्यान देना डियर विद्यार्थियों, उसमें क्या गुण होता है, तीसरे प्रकार की आकृति में उसका आकार, रंग रूप आदि सब क्या होते हैं, गुण होते हैं। उसकी सफलता इसी में है
के, उसकी सफलता इसी में है कि वो क्या करे, कलाकार जिस भावना को व्यक्त करना चाहता है सशक्त रूप में व्यक्त कर सकता है। तो दोबारा देखते हैं हम, कला के सामान्यतः 3 तत्व बताए। अब कला के हमने यहाँ पर प्रकार पढ़े कि कला के प्रकार, प्राथमिक प्रकार कौन कौन से हैं। प्राथमिक प्रकार सुंदर आकृति सब कुछ है, जिसे हम आकृति मूलक कहते हैं, यानी आकृति को देखा है हमने कला में और किसी चीज़ को नहीं देखा, इसलिए वो आकृति मूलक है। दूसरे प्रकार की कला में प्रकृति मूलक बताया गया है और तीसरे प्रकार की कला को अभिव्यंजनात्मक बताया गया है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कला की डेफिनेशन को पढ़ा है। कला है क्या, कला का अर्थ क्या है। आपको पूछा जाए तो सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कला संस्कृति की सुंदरतम क्या है, अनुभूति है। आगे की बात अलग है, ठीक है ना। सुंदरतम अनुभूति है। कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है, ठीक है ना। और कला में 3 तत्व मौजूद है, मानव सौंदर्य के प्रति आकर्षण, संसार की वस्तुओं, दृश्यों, आकृतियों का अनुकरण और कलाकार के द्वारा अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में प्रदान करना। इसी प्रकार से ये कला के 3 प्रकार भी बताए गए हैं, आकृतिमूलक, प्रकृतिमूलक और अभिव्यंजनात्मक। अंडरलाइन करना डियर स्टूडेंट। प्रथम प्रकार में क्या होता है, आकृतिमूलक होती है, दूसरा प्रकार प्रकृतिमूलक और तीसरा प्रकार क्या है, अभिव्यंजनात्मक कला होती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, कलाकार जिस भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है उससे कितने सख्त रूप से व्यक्त कर सकता है, वही हमारी कला। कला, अब अर्थ पढ़ेंगे हम। कला शब्द से हमारा तात्पर्य स्पष्ट अभिव्यक्ति है। वेरी गुड, अंडरलाइन करना। कला शब्द से हमारा क्या मतलब है, स्पष्ट अभिव्यक्ति। देखिए भाई, जिस विद्यार्थी चाहे कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला हो, जब उसे मंच साझा करने के लिए कहा जाता है और वो मंच पर आकर अपने शब्दों को व्यक्त ही नहीं कर पाता, तो वो इंटेलिजेंस ही नहीं है। यानी सर्वगुण संपन्न होना भी तो कोई बात है ना। तो कला शब्द से तात्पर्य स्पष्ट अभिव्यक्ति, उसे कलाकार माना गया जो कि अपने आंतरिक भावनाओं को व्यक्त कर सके। बहुत ही अच्छी बात है, अंडरलाइन करना। कला शब्द का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट अभिव्यक्ति। आगे देखिए, कैलांति अर्थात सुख प्रदान करने वाली मधुर करती ही कला कहलाती है। बहुत ही अच्छी बात है। कला किसे कहते हैं, हर वो वस्तु जो हमें सुख प्रदान करती, वह क्या है, कला है। कैसे भाई, सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति भी कहलाती है। कैलांति अर्थात सुख प्रदान करने वाली, हर एक वस्तु में क्या है, कला का वास है, तभी तो वो हमें सुख प्रदान कर रही है ना। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अंडरलाइन करना, हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, ऋग्वेद के 8वें मंडल में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में पाया जाता है, तो 8वें मंडल में पाया जाता है। भाई ऋग्वेद क्या है, वेद कितने प्रकार के, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संसार की सबसे प्राचीन कृति कौन सी है, ऐसा प्रश्न मेरा हो तो आप क्या कहेंगे, वेद ही सबसे प्राचीन कृति है, 1000 ईसा पूर्व की बात है।
सबसे पहले वेदों की रचना हुई। वेद अपौरुषेय है, किसी पौरुष के द्वारा नहीं रचित है, प्रकृति खुदा की देन है। इसीलिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 10 अध्याय है ना। उसके 8वें मंडल में हमें सर्वप्रथम कला शब्द की उत्पत्ति या कला शब्द हमें पाया जाता है। वहाँ से उठाकर विद्वानों ने इस कला शब्द की व्याख्या की है। तो गौर कीजिएगा, कला शब्द का सबसे पहले हमें कहाँ से पता चलता है या कहाँ पाया जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में पाया जाता है। वहाँ पर क्या पाया जाता है लिखा हुआ देखिए, यथा कला यथा सप। जो कला है वो सुंदर है। यहाँ बीच में आया देखिए कला सब, ये शब्द पाया जाता है। यहाँ से विद्वान इसको उठाते हैं। प्रयुक्त हुआ है। भारत में प्राचीन काल में कला के लिए शिल्प शब्द का भी प्रयोग हुआ है। प्राचीन काल में कला को क्या कहा जाता था? शिल्प कहा जाता था प्राचीन भारत में। अंडरलाइन करना विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में कला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? शिल्प। भरत मुनि विद्वान भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा एक ग्रंथ की रचना हुई है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, में शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है। यानी प्राचीन भारत में, प्राचीन समय में कला को शिल्प कहा जाता था, लेकिन हमारे एक विद्वान ऐसे हुए जिसका नाम है भरत मुनि, और भरत मुनि के द्वारा एक ग्रंथ की रचना हुई है जिसे कहते हैं नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने कला के लिए शिल्प और कला दोनों शब्दों का प्रयोग किया। आपको पूछा जा सकता है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कला के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया? तो शिल्प और कला दोनों का प्रयोग किया है। प्राचीन भारत में कला के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? तो आप कहेंगे शिल्प के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ। अलग अलग प्रयोग किए नाट्य शास्त्र में इन्होंने। वो कहते हैं न तज्जानम न से तिच्छलप न से कला न से विद्या सा कला। न तज्जानम न तिच्छलप न सा विद्या न सा कला। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कला, ना ही त्यागने के लिए, ना ही तो कला है क्या? यह प्रश्न हमारा उठता है कि कला है क्या? तो ये प्रयोग हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। आप अंडरलाइन करना, ध्यान से देखना। तो डियर स्टूडेंट, अभी समय का अभाव है, इसीलिए अब तक जो बातें हमने की है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट रूप में देख लेते हैं हम कि हमने क्या पढ़ा। तो बात ये है, हमारा टॉपिक था कला का अर्थ और परिभाषा। कला क्या है? आपको पूछा जाए, कला संस्कृति की सुंदरता में अनुभूति, ठीक है ना? कला अभिव्यक्ति में सामान्यतः किन तत्वों का प्रयोग किया गया? ये बात आपके लिए मोस्ट है, इसलिए अंडरलाइन कर लेना इसे। ये जो सौंदर्य के प्रति आकर्षण, वस्तुओं, दृश्यों, आकृतियों का अनुकरण करना, और कलाकार अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में प्रदान करता है, ठीक है ना? प्रथम प्रकार की कला में क्या है? सब कुछ, आकृति सब कुछ है प्रथम प्रकार की कला में, ठीक है ना? आकृति सब कुछ, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, अंडरलाइन कर लेना। आकृति सब कुछ है। और कला के जो प्रकार है, प्रथम प्रकार की आकृतिमूलक कला कहते हैं, दूसरे प्रकार प्रकृतिमूलक है, और तीसरे प्रकार में अभिव्यंजनात्मक है, ठीक है ना? ये बातें मुख्य है हमारे लिए आज। अब हमारे सामने अगर कोई प्रश्न हो कि कला शब्द से हमारा तात्पर्य क्या है, बार बार प्रश्न आता है विद्यार्थियों ये कि कला शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? कला शब्द से हमारा तात्पर्य है स्पष्ट अभिव्यक्ति या
सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। आपको कला की परिभाषा पूछी जाए कि कला क्या है, तो सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति जो है वो कला है। कला शब्द का उल्लेख हमें कहाँ से पाया गया, ऐसा ही प्रश्न बनेगा। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल से पाया गया है। वहाँ क्या लिखा है? यथा कला यथा शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। प्राचीन काल में कला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? तो शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। भरत मुनि ने कौन से ग्रंथ की रचना की? नाट्य शास्त्र की। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कला के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया? शिल्प और कला दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या कहा? न तज्जानम न तच्छिलप न स विद्या न स कला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें, और नेक्स्ट क्लास जब आप लेने वाले होते हैं तब उससे आगे का पैराग्राफ आपको पढ़कर सामने बैठना चाहिए। तो नीचे जो आगे के अध्याय हैं, पैराग्राफ हैं, वो आप पढ़ेंगे ज़रूर। कल हम अगली क्लास में बात करेंगे इसके संपूर्ण विधि की। ओके, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।